फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और आज आपकी विज्ञान की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि के माध्यम से। और परीक्षाओं के अपडेट भी आपको इस चैनल पर लगातार दी जाती है, तो आप लोग जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो एकदम धुआंधार तरीके से कराई जाएगी। परीक्षाओं तक आपको निश्चित रूप से 100% सफलता के लिए तैयारी कराई जाती रहेगी। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे क्वेश्चन, और उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आपको बताइए विज्ञान का ये जो पेपर है वो आपका 25 नंबरों का रहता है। तो इसमें सबसे पहला सवाल यहाँ पर अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट सेकेंड पेपर है उनकी क्लासेस भी आपकी लगातार चल रही हैं। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है, इनकी क्लासेस भी आपकी लगातार चल रही हैं। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को भी जरूर अटेंड करें। फर्स्ट पेपर की क्लास शाम 8 बजे से चल रही है, 8 PM से। और जो सेकेंड पेपर आपका, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसकी क्लास शाम 9 बजे से चल रही है। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर अटेंड करें। और आगे की सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो भी आपको लगातार उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग जो नए भाई बहन हैं वो हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आज के इस क्लास का आपका पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, केमिकल चेंजेस यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, पदार्थ में केमिकल चेंजेस कहाँ पर हो रहा है। और सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कि इसमें कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है, यानी कि कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है, कागज कोई बड़ा सा टुकड़ा है कागज का, इस काट पीट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, क्या उसमें कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है। कागज को जलाना, ठीक है, कोई कागज है, ठीक है, इसको जलाकर इस जला दिया तो ये क्या बन जाता है, ये आपका राख बन जाता है। ठीक है, क्या इसमें कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है। या कांच की कोई बोतल है, ठीक है, कांच की कोई बोतल है, अगर वो टूट जाती है, क्या उसमें कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे और सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें आपसे जो है वो रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब इसकी मुझे यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन जब यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो आकार है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कोयले को पीस कर उसका पाउडर बनाया जा रहा है। कोई कोयला है, ठीक है, लेकिन पीसने के बाद जब उसे पाउडर बनाया जाएगा तो वो रहेगा एक तरह से कोयले के ही फॉर्म में। ठीक है, यानी कि उसमें केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। कागज का कोई बड़ा टुकड़ा इसे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तब भी कोई केमिकल चेंजेस आपका नहीं होगा, यानी कि जो अणु है सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे कागज के भी, बस केवल छोटे छोटे टुकड़ों में वो बंट जाएगा, लेकिन रहेगा आपका कागज ही, ये आपको पता है। ठीक है, कांच की कोई बोतल है, ठीक है, वो शीशे की बनी हुई रहती है तो इसे आप कांच बोलते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी तब भी वो कांच ही रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई केमिकल चेंजेस हो, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाए। लेकिन आपका जो थर्ड ऑप्शन है कागज का जलना, ठीक है, तो कागज का जलना क्या है, एक तरह से ये केमिकल चेंजेस आपका, ठीक है, कोई भी आपका कागज हुआ अगर आप उसे जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो राख बन जाएगा, एक तरह से राख बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें भौतिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि एक तरह से इसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो कागज का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको याद रखना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा राइट आंसर, ऑप्शन सा। ठीक है, ऑप्शन सा क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और 42 नंबर सवाल में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ज्वालामुखी का फूटना क्या है? ठीक है, जो ज्वालामुखी फूटते हैं वो एक मंद परिवर्तन है, ठीक है, या फिर अनुकूल परिवर्तन है, या फिर प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, या फिर अनियमित परिवर्तन है, ये आपको बताना है। तो ज्वालामुखी है वो कभी कभी किसी किसी समय कहीं कहीं पर फूटते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी का फूटना एक तरह से ये अनियमित परिवर्तन है। ज्वालामुखी कहीं नियमित रूप से नहीं फूटते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी का जो परिवर्तन है वो कैसा है, फूटना एक अनियमित परिवर्तन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, दिन और रात का होना। ठीक है, दिन हो जाता है, रात हो जाती है, आपको पता ही है, 12 घंटे आपका दिन रहता है, 12 घंटे
आपकी रात होती है। तो दिन और रात का ये होना, ये कैसा परिवर्तन है आपसे पूछा जा रहा है। तो दिन और रात का जो होना रासायनिक परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन है, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है, या फिर नियमित परिवर्तन है। तो दिन और रात नियमित रूप से होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आज दिन हो गया तो अब रात होगी नहीं, ठीक है, या रात हो गई तो दिन नहीं होगा। ये नियमित लगातार होता रहता है। अभी रात है तो दिन वही होगा, और दिन होगा तो उसके बाद फिर रात भी होगी। तो ये लगातार नियमित रूप से होता है, और ये प्राकृतिक परिवर्तन है, ठीक है। कैसा? प्राकृतिक परिवर्तन है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। दिन और रात का होना कैसा परिवर्तन है? नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, अम्ल वे पदार्थ है। अम्ल कैसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या फिर जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, या फिर जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या फिर जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, नहीं बनाते हैं, हाइड्रोनियम नहीं बनाते। तो जो अम्ल होते हैं, ठीक है, एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो अम्ल कैसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है। ये कैसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ठीक। अम्ल कैसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे क्षार के बारे में पूछे, ठीक है, बेस क्षार के बारे में आपसे पूछता है कि क्षार कैसे पदार्थ होते हैं, तो जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। क्षार कैसे पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्षार किन्हें कहते हैं? जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि क्षार क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार होते हैं, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वो आपके अम्ल होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पिरबल, ठीक है, पिरबल क्षार कौन सा है? जो पिरबल क्षार है, ठीक है, ठीक, आपसे पूछ रहा है पिरबल क्षार कौन सा है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको बताना है, ठीक है। जो पिरबल क्षार है आपका, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। NaOH क्या होता है? ये एक पिरबल क्षार होता है, ये आपको याद रखना है। NaOH एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पिरबल क्षार होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगला सवाल है, और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है। जो यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप अधपका मांस खाते हैं, ठीक है, या कच्चा मांस भी अगर खाते हैं, ठीक, तो ये ऐसा रोग है जो जानवरों में भी हो जाता है और मनुष्य में भी होता है, जिसे हम एंथ्रेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे एंथ्रेक्स के बारे में। और ये अधपके मांस खाने से भी हो जाता है आपका, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति कच्चा मांस भी खाता है तब भी ये रोग होने के चांसेस रहते हैं उस व्यक्ति में, ठीक। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे। और ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, यानी कि ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। इसके बारे में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एंथ्रेक्स के बारे में। अधपका अथवा कच्चा मांस खाने से होने वाला रोग एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स एक खतरनाक और जानलेवा रोग होता है। ये अधपका अथवा कच्चा मांस खाने से होता है। ये रोग मानव तथा पशुओं दोनों को हो सकता है, जिसके अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। मानव यानी कि इंसान में भी हो सकता है ये रोग, और जानवरों में भी हो सकता है। इसके बाद आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि एंथ्रेक्स रोग होने का मुख्य कारण बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो एंथ्रेक्स नामक रोग होता है वो किस बैक्टीरिया से के कारण होता है? बैसिलस एंथ्रेक्स, ठीक है। 20वीं सदी से पहले ये जो रोग था वो संसार में लाइलाज था, और इस रोग के कारण सैकड़ों मनुष्य और लाखों मनुष्य और पशु हर वर्ष मर जाते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद इस रोग के वैक्सीन के बनने के कारण इस रोग पर काफ़ी हद तक नियंत्रित स्थापित किया जा चुका है। और ये रोग जो है वो अधपका अथवा कच्चा मांस खाने से ये रोग इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य उन पशुओं का मांस खाता है जो इस रोग से संक्रमित हैं, ठीक है। तो इस रोग से संक्रमित पशु की चमड़ी या खाल इस रोग के जीवाणु रहते हैं। जो अधपका मांस अगर कोई व्यक्ति खाता है और जो उस मांस में अगर उससे मांस में जीवाणु पाए जाते हैं उसकी चमड़ी में या खाल में, उससे जानवर की, ठीक है,
तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है मांस के रूप में भोजन के साथ मनुष्य के शरीर में ये जो जीवाणु हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, जिस वजह से ये जो रोग है वो मनुष्य को भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका बैक्टीरिया एक तो आपको याद रखना है, बाकी ये याद रखना कि अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स नामक रोग जो है वो यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला सवाल। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, रसांकुर। ठीक है, रसांकुर के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है कि रसांकुर की जो संरचना है वो कहाँ पर पाई जाती है। बिलई बोलते हैं इंग्लिश में, बिलई। ये कहाँ पर पाई जाती है, आपकी क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत में क्षुद्रांत्र बोलते हैं छोटी आंत को, तो उसमें ये बिलई की जो संरचना है वो पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 48 नंबर पर, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। जो आपदा प्रबंधन विधेयक था, आपदा से रिलेटेड कहीं पर भी कोई बाढ़ समस्या जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे रिलेटेड एक विधेयक प्रस्तुत किया गया संसद में, ये कब प्रस्तुत किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा सन 2005 में। ऑप्शन द इज राइट, सन 2005 में ये जो विधेयक है ये प्रस्तुत किया गया था। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। 49 नंबर, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब यहाँ पर यह है कि जनसंख्या की जो लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है, वो किस लिए हो रही है आपसे पूछ रहा है। जो जनसंख्या का विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य ये है कि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो आखिर लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, ठीक है, अनियंत्रित क्यों हो चुकी है आपसे पूछ रहा है। तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, ये भी एक सही ऑप्शन है। जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, ये अनियंत्रित हो सकी है जिस वजह से जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अनियंत्रित जन्म दर, ठीक है, ये भी एक सही ऑप्शन है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। अब ये दोनों ऑप्शन दा वाले ऑप्शन में लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन दा इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है, अनियंत्रित जन्म दर, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या विस्फोट के कारण है जिस वजह से जो जनसंख्या है वो लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। ठीक, और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है 50 नंबर का ये सवाल है, पढ़ेंगे आप। सुनामी का निर्माण कैसे होता है। जो सुनामी आती हैं, ठीक है, समुद्रों में, उनका निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, ठीक है, वैश्विक ऊष्मा से, पृथ्वी के नीचे खिंचाव और खिंचाव की हलचल से। तो जो सुनामी जो आती है वो पृथ्वी पर प्लेटों के खिसकने से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, किस कारण, पृथ्वी पर प्लेटों के खिसकने से आपकी जो सुनामी है वो उत्पन्न होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 51 नंबर में, सुनामी का संबंध किससे है। जो सुनामी आती है उसका संबंध किससे, प्रसिद्ध से है, जलमग्न शहर से, शरारती से है, पानी के अंदर उत्पन्न लहर से। तो सुनामी क्या होता है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा सुनामी के बारे में। तो ये पानी के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, समुद्रों में, तो इसी को क्या कहते हैं, हम सुनामी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सुनामी क्या होता है, पानी के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती हैं उसी को ही सुनामी कहते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, बादल फटने का अर्थ क्या। आपने सुना ही होगा कि वहाँ पर बादल फट गया, ठीक है, पहाड़ों पर ज़्यादा ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो बादल फटने का तात्पर्य क्या होता है, अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ़ का पिघलना या हल्की बौछारें आना। ठीक है, तो बर्फ़ का पिघलना या हल्की बौछारें आना ये तो होगा नहीं। ओले पड़ना बड़ी मात्रा में, यानी बड़े बड़े ओले वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, तो वो एक तरह से आपका बादल फटना ही होता है। ये एकदम आकस्मिक रूप से होता है, यानी कि अचानक होता है। अचानक जब भारी वर्षा होती है, ठीक है, तो अगर भारी बादल फटता है तो अचानक से एकदम भारी वर्षा होती है और वहाँ पर बड़े बड़े बहुत बहुत बड़े जो ओले हैं वो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जहाँ पर बादल फटता है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आ इज राइट। ठीक है, ऑप्शन आ आपका राइट होगा, अचानक भारी वर्षा होना। बादल फटने का अर्थ है अचानक से भारी वर्षा होना। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। जो नए भाई बहन हैं वो वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो इस तरह से कराई जाती रहेगी और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी परीक्षाओं में। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। आकस्मिक मतलब अचानक, जो आपका भूपृष्ठ है, ये जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है भूपृष्ठ, ठीक है, इस पर अचानक से एकदम जो धरती है, जो सतह है, वो एकदम हिलने डुलने लगती है। ठीक है, अचानक से कंपन होने लगता है, तो इसे आप क्या कहते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा भी होगा। ठीक,
पृथ्वी एकदम कांपने लगती है तो अचानक से इसे क्या बोलते हैं, आप भूकंप बोलते हैं या कंपन कहते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी तो आप तो बोलेंगे नहीं, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। ज्वालामुखी क्या होता है, या कुछ नहीं तो होता ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इसका सवाल का आपका राइट आंसर होने जा रहा है भूकंप, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आपने देखा ही होगा, अचानक से एक जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती एकदम हिलने डुलने लगती है, ठीक है, और सभी लोग एकदम डर जाते हैं, ठीक है। तो भूकंप क्या होता है, अचानक से भूपृष्ठ पर जो आकस्मिक कंपन होता है उसे ही हम भूकंप कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ ही चुका है, चक्रवात का आकार कैसा होता है। जो चक्रवात आते हैं, ठीक है, समुद्रों में, उनका आकार कैसे होता है। तो इनका जो आकार होता है वो होता है आपका अंडाकार, ठीक है। आपको याद रखना है चक्रवात का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो पहले आपको पता ही था, पहले टोटल 9 ग्रह थे, ठीक है। अभी एक ग्रह को माइनस कर दिया है, ठीक है। और वो किस ग्रह को हटाया गया है, अभी केवल यहाँ पर आपके 8 ग्रह बचे हुए हैं। तो जिस ग्रह को हटाया गया है वो है आपका प्लेटो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्लेटो, ठीक। प्लेटो, इस ग्रह को अभी ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है सन 2006 में, ठीक। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ पर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है। जो उत्तोलकों के बारे में अभी आगे पढ़ाया जाएगा। तो जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है ये आपसे पूछा जा रहा है, बोतल खोलने वाला यंत्र है या पंजेदार हथौड़ी है या कैंची है, ब्रेड काटने का चाकू है, ठीक है। तो जो बोतल खोलने वाला यंत्र होता है ये आपका सेकेंडरी कैटेगरी का जो उत्तोलक है वो होता है, ठीक है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कौन सा, आपका जो बोतल खोलने वाला यंत्र होता है, ठीक है, चाबी बोतल खोलने के लिए, वही आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक माना जाता है, ठीक। अगले सवाल की ओर आप देख पा रहे होंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और आपसे पूछ रहा है कि अम्ल, एसिड और बेस की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। अम्ल और क्षारों की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है, उनके आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर या तुल्यांकी भार पर, ये आपको बताना है, ठीक है। जो अम्ल और क्षार होते हैं, ठीक, इसकी जो प्रबलता है, कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कौन सा क्षार कितना प्रबल है, इसकी जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अम्ल और क्षारों की जो आपकी प्रबलता होती है ये उनके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है, ये आपको याद रखना है। अम्ल और क्षारों की जो प्रबलता है वो उनके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपका आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार वह है जो जल में स्थायी हो, जिसका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार वह है जिसका अणुभार अधिक हो, ये आपका राइट आंसर होगा। नहीं, जो जल में स्थायी हो ये भी नहीं होगा, या जिसका क्वथनांक अधिक हो ये भी नहीं होगा। इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा, जो जल में अधिक आयनित हो, ठीक है। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार वह होते हैं जो जल में ज़्यादा आयनित होते हैं। तो ऐसे अम्ल कैसे होते हैं, जो जल में अधिक आयनित होते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार वह होते हैं जो जल में अत्यधिक आयनित होते हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है 59 नंबर में, इलेक्ट्रॉन दाता, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ठीक है। जो पदार्थ होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, ठीक। तो इनके बीच जो उप सहसंयोजक बंध बनते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन या अपघटन। तो दोस्तों ये जो आपकी प्रक्रिया होती है आपकी आयनन कहलाती है, ठीक है। क्या, आयनन, ठीक है। जिस पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ को दे देता है, ठीक है, और जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुँच जाता है। तो उन दोनों पदार्थों के बीच एक उप सहसंयोजक बंध जो है वो बनता है और इस प्रक्रिया को आयनन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या है। जो उदासीनीकरण की क्रिया होती है
ये क्या है, आम्ल बनता है उदासीनी करण की क्रिया में, या क्षार बनता है, या क्षार बनता है, या क्षारक बनता है, लवण व जल बनते हैं। तो दोस्तों उदासीनी करण की जो क्रिया होती है उसमें ना ही अम्ल बनता है आपका, और ना ही क्षार बनेगा, और ना ही क्षारक बनेगा। इस क्रिया में क्या होगा, लवण और जल बनते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होगा, आपका लवण और जल बनेंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये आज की क्लास का अंतिम सवाल था। ये क्लास आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की जो क्लासेस है वो यहाँ पर लगातार आपको मिलती रहेंगी डीएलएड से। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमसे जुड़ सकें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इसके साथ ही जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी जो पूरी PDF फाइल है, ठीक है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल की लिंक के पास में ही हमारे व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी दी हुई है, तो व्हाट्सअप चैनल को भी आप फॉलो जरूर कर लें। वहाँ पर भी आपको लगातार जो अपडेट है डीएलएड परीक्षाओं से संबंधित, डीएलएड रिजल्ट से संबंधित, डीएलएड एग्जाम फॉर्म से संबंधित, एडमिशन से संबंधित सारी पल पल की अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहती है। दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।